हम इकोनॉमिक्स के फिलॉसफीज और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, तो अब हम वापस डिस्कस करेंगे आज इकोनॉमिक्स के दो महत्वपूर्ण ब्रांचेस के। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम दोनों तो टैकल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको महत्वपूर्ण डिफरेंस दोनों के बीच में मालूम हो जाना चाहिए। तो मैक्रो, जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, इसका मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और माइक्रो, जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, इसका मतलब होता है छोटा। तो मैक्रो स्टडी करता है एग्रीगेट्स का। इसका एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, काफी सारे डेटा के सोर्सेस को, काफी सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के तरीके कर क्या होते हैं कि आप सारा डेटा को इकट्ठा करके, सारे नंबर्स को इकट्ठा करके उसके आप एवरेजेस निकालते हो, और एवरेजेस के बेसिस के ऊपर आप कुछ नंबर्स डिसाइड करते हो कि भाई इंटरेस्ट रेट राष्ट्र में ये होना चाहिए, इन्फ्लेशन की रेट ये होनी चाहिए। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इंटरेस्ट रेट तो सभी जानते ही हैं, कोई ना कोई लोन लेता है, कोई कुछ करता है, तो वो इंटरेस्ट रेट से इंपैक्टेड होता है। तो बैंक में आज पूरे राष्ट्र में इंटरेस्ट रेट क्या रखनी चाहिए, ये पार्ट आ जाएगी मैक्रो की। इन्फ्लेशन, महंगाई कितना होना चाहिए, यदि महंगाई बढ़ जाए तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि यदि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पैसे का कंट्रोल करेंगे, बाजार में नियंत्रण रखेंगे, तो उस हिसाब से आप महंगाई के ऊपर भी आप कंट्रोल रख सकते हैं। तो उसको जो कहते हैं, जहां पे आप इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, वो जो पीस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और जहां पे आप खर्च करते हैं, सरकार खर्च करती है, भले कर्ज लेके खर्च करती है या किसी चीजों पे खर्च कर देती है, तो जिसको हम नॉर्मली जीडीपी के कैलकुलेशन में मानते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, उसको हम कहते हैं एक प्रकार से फिस्कल पॉलिसी, कि जहां पे सरकार आपको हिसाब देती है कि भैया हमारा रेवेन्यू जो है, हमारा आमदनी हमारी कितनी हुई, और खर्चा हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो ये दो ब्रांचेस में नॉर्मली मैक्रो बटा हुआ है। ओके, इट्स कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी and this is called fiscal policy. और एक ब्रांच होता है जिसको कहते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, जिसमें डिसाइड करते हैं कि टैक्स के रेट्स क्या होने चाहिए, वगैरह वगैरह। सो this is what we normally study in macroeconomics. And the important thing about studying these things in macroeconomics is we are able to understand at a national level what is the current policy of the government, और वो क्या moves करने से सरकार अपने आप को स्टेबल रखती है, वगैरह। अब हम आ जाते हैं दूसरे ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स पे, जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो है वो हम अगले सेशन में लेंगे। फॉर नाउ वी विल फोकस ओनली ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो छोटे का जो स्टडी है उसका हम लेंगे अगले सेशन में। अब हम थोड़ा सा इसको और गहरी, थोड़ा सा और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो सरकार कैसे कंट्रोल करती है, हाउ डज इट कंट्रोल दिस। तो आप सबको तो पता ही है कि सरकार के पास एक आरबीआई नाम का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये क्या है? ये एक सेंट्रल बैंक है। वो क्या करता है? वो पैसों, वो सारे बैंकों का बैंक है। मतलब जितने बैंक्स है हमारे पास में भारतवर्ष में, वो सारे बैंक्स का एक बड़ा बैंक जो होता है, जिसको कहते हैं हम फादर बैंक या मदर बैंक, वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पैसा मार्केट में दूसरे बैंक्स को इंटरेस्ट पे देता है।
दैट इज हाउ मनी गेट्स क्रिएटेड। उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या बॉन्ड बनाकर सरकारी पैसा बैंकों को बेचकर एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे उस बॉन्ड को सरकारी पैसा बना के बैंकों को बेचकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट कमाती है। ये जो इंटरेस्ट है, ठीक, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट सरकारी खाते में जाता है, और कई बार ये इंटरेस्ट जो सरकार लोन्स लेती है वो लोन्स के अगेंस्ट ऑफसेट हो जाता है। सो रिमेंबर दिस, सरकार कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम, एटलीस्ट इन इंडिया। इट इज नॉट अ फ्री मार्केट, कंप्लीटली फ्री मार्केट बैंकिंग सिस्टम। There are checks and balances. The biggest check and balance is the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India बाकी बैंक्स को पैसा इंटरेस्ट पे देती है, बाकी बैंक्स आगे वो जो इंटरेस्ट का पैसा है उसके ऊपर और इंटरेस्ट जोड़ करके आपको देते हैं। ये सिंपल फंक्शन जो है इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करना, ये रिजर्व बैंक के हाथों में होता है। रिजर्व बैंक जो आपको पैसा देती है उस पर हम मानकर चल लेते हैं, चलिए, कि वो 5% इंटरेस्ट लेती है, 5%। लेट्स अज्यूम वो 5% इंटरेस्ट लेती है, ठीक। अब जब वो आ जाता है दूसरे बैंक के पास, तो बैंक को भी तो कुछ पैसा कमाना जरूरी है, तो बैंक इसके ऊपर हो सके तो 3% जोड़ के आपको 8% से इंटरेस्ट पे दे देगी लोन। हो सकता है 8.5% से दे दे, हो सकता है आपको 9% से दे दे। ये जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, जिससे आपको बैंक इंटरेस्ट देती है, इसको हम क्वालिफाई करते हैं एज द कॉस्ट ऑफ मनी। समझ गए? और ये बहुत बड़ा फंक्शन, इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन, पैसों का सप्लाई इकोनॉमी के अंदर। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं ताकि आप इंटरेस्टेड रहे मेरे लेक्चर में। जब नोटबंदी हुई तब टोटल करेंसी मार्केट में नोटों की करेंसी, नोट्स, कैश थी करीब 17-18 लाख करोड़। अब नोटबंदी होने के बाद में सारा पैसा आपको बैंक के अंदर डालना पड़ा, तो वो वापस सिस्टम में चला गया, राइट। एंड जो नए नोट छपे, कुछ 2000 के छपे, कुछ 1000 के छपे, 1000 का नोट तो वापस छपा नहीं। नए नोट जो छपे, नए नोट छपने के बाद में वी आर एक्सपेक्टिंग, आप और मैं एक्सपेक्ट करेंगे कि बैंक में और सिस्टम में जब कैश पूरा चला गया है तो इट्स बट नेचुरल कि जब 18 लाख करोड़ या जो भी है XYZ अमाउंट आपने बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया है और फिर वहां से वापस आपने विड्रॉ कर लिया है, और फिर उसके बाद में बहुत सारा करेंसी आपका डिजिटल करेंसी हो गया, क्योंकि कोई पेटीएम इस्तेमाल कर रहा है, फोन पे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो भी है, हजारों लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन उस पर हो रहा है। तो नोटों का सर्कुलेशन कितना होना चाहिए आज बाजार में? आपको शायद आप सरप्राइज होंगे कि करीब 10 लाख करोड़ से नोटों का सर्कुलेशन बढ़ गया है। तो कभी किसी वक्त पे जो 17-18 लाख करोड़ की जो करेंसी मार्केट में थी, अब सिचुएशन ऐसा है करीब 27-28 लाख करोड़ रुपया मार्केट में है। सो दिस फंक्शन ऑफ करेंसी फ्लोइंग इनटू द मार्केट, इंटरेस्ट रेट वगैरह होना, ये सारी चीजें जो है, दिस कम्स अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, एंड ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। अब आ जाते हैं फिस्कल पॉलिसी पे। फिस्कल पॉलिसी पे आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की आमदनी, गवर्नमेंट रेवेन्यू और उनका खर्चा, एक्सपेंडिचर, ये बेसिकली फिस्कल पॉलिसी है। तो आपने देखा ही होगा कि इस बार के बजट में इस सरकार ने अनाउंस कर दिया कि 10 लाख करोड़ रुपए हम जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे। दैट पुश जो ये इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे दे दी, दैट इज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सिमिलरली ये लोग जो खर्चा करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि टैक्स का रेट क्या होगा। यू अंडरस्टैंड? दोज थिंग्स बिकम पार्ट ऑफ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स एंड अ ब्रांच ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो थोड़ी देर के लिए हम फोकस करते हैं ऑन द GDP फॉर्मूला। मैक्रो इकोनॉमिक्स चलती है इसी के ऊपर।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका फॉर्मुलेशन, उसका कैलकुलेशन, किस तरीके से हम समझते हैं इन चीजों को, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जीडीपी के फॉर्मूला में फॉर इंस्टेंस आप देखेंगे C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं इसको, और नेशनल इनकम को हम Y का सिंबल दे देते हैं। सो नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल नेशनल कंजम्पशन प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, जिसको कई लोग फैक्टर गेन या कैपिटल गेन कहते हैं, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। यदि आपने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया और एक्सपोर्ट कम कर दिया, आपने 100 रुपए का इंपोर्ट कर लिया और 50 रुपए का आपने एक्सपोर्ट किया, तो 50 रुपया आपका नेगेटिव नंबर आ जाएगा यहां पे, उसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक, वैसे ही आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कर्जा ले लिया, कर्जा लेकर के जी आपका रेवेन्यू मान के चलते हैं, आपको टैक्स रेवेन्यू आ रहा है 10 रुपया, आपने खर्चा कर दिया 13 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया, तो जो 4 रुपए का डिफरेंस है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट डेफिसिट होता है, कंजम्पशन डेफिसिट होता है, वैसे ही कंजम्पशन सरप्लस भी होता है, इन्वेस्टमेंट सरप्लस भी होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का भी सरप्लस हो जाता है कि गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू ज्यादा आ गया और खर्चा उन्होंने कम कर दिया, ये भी होता है। और साथ ही साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के ऊपर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे हाथ में कितने पैसे हैं फॉरेन एक्सचेंज में और हमने खर्चे कितने किए, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये सारी चीजें आ जाती है ऑन द स्टडी ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक, समझ गए? नहीं समझ गए कोई बात नहीं, कमेंट्स में आप अपना लिख दीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन टू यू एज बेस्ट एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, अगले बार पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स।